सभी को प्रणाम। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा सूरत, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। और इसी त्रिवेणी संगम में दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है, डॉक्टर सावनी समीर फुटाने फ्रॉम नासिक, मैं तहे दिल से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। डॉक्टर सावनी, यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। ये हमारा थैंक यू। क्लास कोविड के समय से शुरू है, उसके भी पहले एमपीके का शुरू है। और हमारे महाराष्ट्र रत्न आनंदमल सीटीएस सर भी स्क्रीन पे है हमारे पूरे। और हमारे अलका जी जो सूरत से है, वो भी अभी थोड़ी देर में ज्वाइन होंगी। और इस तीनों फाउंडर के वजह से हमारे जॉइंट इवेंट बहुत अच्छी तरह से शुरू है। और आप जैसे लोग बहुत ही अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए जन जन तक हेल्थ में बारे में अवेयरनेस हो रहा है। और हमने आज जो है, कल हमारा जागतिक वर्ल्ड हेल्थ डे था, तो उसके उपलक्ष्य में आज हमने डॉक्टर सावनी का व्याख्यान रखा है। तो डॉक्टर सावनी का मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन करूंगा, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है। डॉक्टर सावनी समीर फुटाने जो नासिक से है, एसोसिएट प्रोफेसर है एनास्थोलॉजी में, यानी बधिरीकरण तज्ञ है। तो उसके साथ उनको जो माता पिता है, डॉक्टर साधना सुधीर कुलकर्णी, उनका मैके का सरनेम है। ओके, बहुत अच्छी बात है कि मैके का उल्लेख को करती है, बहुत अच्छी बात है। और एमबीबीएस डीएनबी एनास्थोलॉजी किया है उन्होंने। और एक कार्डियक एंड न्यूरो सिंथेसिस उसका भी कोर्स किया है। बहुत सारे रिसर्च उन्होंने किए, बहुत सारे रिसर्च पेपर भी उनके पब्लिश हो गए हैं। और रिसर्च पेपर के लिए उन्हें अवार्ड भी अलग अलग जगह मिले हैं। उसके साथ में बहुत अच्छी बात है कि सिंगिंग की उन्हें बिल्कुल हैबिट है, और बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। सिंगिंग के लिए भी बहुत सारे अवार्ड उन्होंने मिले हैं। और उन्होंने एक बुक्स भी, उनका उल्लेख है उसमें, बुक भी लिखा है। तो ये सब मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। और एक दूसरा जो उनका जो परिचय है, शंकरराव फुटाने सर, वो अपने क्लास में थे। इसके पहले बहुत सारे कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट भी होते थे। उनकी वो बहू है जो बैंक मैनेजर थे। और हमारे काशीनाथ राव फुटाने जो है, हमेशा हमारे योग साधक के रूप में जुड़ते हैं हमारे कोविड के समय से। उनकी भी वो बहू है, उनके भाई की बहू है। और समीर फुटाने सर ने भी इसके पहले क्लास लिया है हमारे इसमें। वो न्यूरो अपने क्या न्यूरो सर्जन है। सर्जन। हाँ, न्यूरो न्यूरो सर्जन। सर्जन है, बहुत बड़े टैलेंटेड व्यक्तित्व है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि फुटाने परिवार का डेडिकेशन, योगदान बहुत अच्छा है हमारे इस त्रिवेणी संगम में। तो मैं पुनः डॉक्टर सावनी, उनकी बहुत, उनकी जो लड़की है सावनी की, वो भी बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत अच्छा गाती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर सावनी हमारे इसमें सेवा देने वाली है। और जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, उसके बारे में भी थोड़ा सा अवेयरनेस हम उनको क्रिएट करेंगे। और उसके साथ में आज का विषय बहुत अच्छा है। लेट अस ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ फ्रॉम बाय स्टैंडर्ड टू लाइफ सेवर विद द हेल्प ऑफ जीवन संजीवनी। तो हमारे यहाँ जान कैसे बचा सकती है, उसके बारे में भी एक प्रैक्टिकल स्लाइड के थ्रू हमें बताने वाले हैं। तो मैं पुनः डॉक्टर सावनी का इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आनंदवल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले तो ताली बजा के डॉक्टर सावनी का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। हमारे अलका जी श्रृंखला, कल्याणम योगा की फाउंडर, बहुत ही एनर्जेटिक व्यक्तिमत्व, बहुत सारे वो ज्ञान वो रखते हैं, तो वो भी ज्वाइन हो गए। उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले मैं आनंदमल सर से बात करता हूँ कि कुछ बात रखें, और उसके जी, बाद डॉक्टर सावनी। बंधु और बहनों, जैसा कि डांगेश्वर ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ डे कल पूरी दुनिया में मनाया गया। उसी के उपलक्ष्य में आज हम एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक जानी मानी डॉक्टर हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से डॉक्टर मैडम का पहले तो स्वागत करता हूं। और आप सभी से थैंक यू। निवेदन, अपने अपने वीडियो, बहुत से भाई बहनों ने वीडियो नहीं ऑन किए, वीडियो ऑन कीजिए। आपका स्माइलिंग फेस दिखना चाहिए। ओम और हम के साथ सवानी जी का स्वागत करेंगे। ओम और हम, ओम। हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो हम तीनों संस्थाओं की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि पुराने सर ने
मैडम का परिचय शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में परिचय दिया। परिचय जब वो बात करेंगे तो उनका परिचय हमें अपने आप मिलेगा, कितना नॉलेज है उनके पास, कितना ज्ञान का भंडार है, ये बताने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप सामने आ जाता है। और हम ऐसा चाहेंगे कि हमारा मार्गदर्शन आप निरंतर करती रहे, बीच बीच में आप हमारे साथ जुड़ के। आपके साथ पास तो बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है, एक एक टॉपिक भी आप लेना चाहेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा, 1 मिनट 2 मिनट आप भी मार्गदर्शन करें, उसके बाद हम शबानी जी को सुनना चाहेंगे। यस। पोस्ट बनाए, अलका जी को पोस्ट बना। यस अलका जी। यस। जितनी बायोडेटा में सुना, बाप रे बहुत अच्छा लगा। सो एक बार सबको भी इससे प्रभावित तो हुए होंगे, तो सब बार एक बार बोलो वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी। गुड वेरी गुड। ऐसा वक्ता मिलना, ऐसा ट्रेनर हमें मिलना, ये सचमुच हमारा सद्भाग्य है। भाग्य चमक रहा है। और जिस तरह से राजू भाई ने प्रस्तुति की, कितने गुण, और उस सबसे मुझे प्रिय है संगीत। तो आज आपकी जी, हम लेक्चर आपके तो लिए होगा, गीत गीत उसमें भी एक सुनना झलक तो चाहेंगे, आपकी, आपका गीत भी सुनना चाहेंगे। आपको एक झलक तो गीत की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे माहौल भी बनता है। हमारे बहुत सारे लोग अच्छे गीत गाते हैं और सबको गीत बहुत पसंद है, और आप तो गाने यस वाली है और बहुत प्राइज विनर है। अलका जी, देखिए आजकल हम सब तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं, और तनाव मुक्ति के लिए संगीत एक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मार्ग है, बहुत बढ़िया मार्ग है। जब आप गीत सुनते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, तनाव से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। और तनाव से मुक्त रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तनाव मुक्ति पहले जरूरी है, तो संगीत भी एक जादू का काम करता है। तो हम गीत भी सुनना चाहेंगे, आपने जैसा कहा। तो सभी, आप सभी भाई बहन, आप हैंड राइज करते हैं, थम्स अप करते हुए रिक्वेस्ट करेंगे गीत के लिए। यस, 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 वेरी और गुड। बड़ी बात यह है कि फुटाने जी के बहू संबंधित है। ये रिलेटेड है, और ये हाँ। इतना अच्छा है कि उन्होंने इनको हमारे सामने प्रस्तुत किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। फुटाने सर भी और जुड़े हुए। फुटाने सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? टॉपिक बहुत सुंदर है। सबसे बड़ा मुझे टॉपिक लगा, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, तो निश्चित ही आज कुछ डिफरेंट मिलने वाला है। तो फुटाने सर भी आनंद भाई जी बोले वैसे बात कर सकते, थोड़ा तो मजा आएगा। यस, यस फुटाने हाँ सर। सर। हाँ, सबको मेरा जय गुरु। जय आनंदमल गुरु, सर, जय गुरु, जय गुरु। डांगे सर से हमारे बहुत फैमिली रिलेशन है। उन्होंने पहले मेरे से बात की कि भी सावनी से बात करना है, मेरी बहू है वो। तो मैंने बोला आपके भी संबंध है, आप खुद बात कर लो। तो मेरे भाई से उन्होंने बात की, और इस बात से सावनी इस प्रोग्राम में जुड़ गई। मैं मेरे बहू का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और बहुत बहुत प्राउड महसूस करता हूँ कि वो अपने मार्गदर्शन को शुरुआत करें। ओ मारा, हाँ। बढ़िया, बढ़िया। ओके। और टू डॉक्टर सावनी, बिल्कुल। सबको सुप्रभात। सुप्रभात। आप सबके प्यार ने, और मैं काशीनाथ काका जी को देख रही हूँ स्क्रीन पे। अ, यस, यस। मेरे लिए बहुत अच्छा फीलिंग है ये, कि मेरे मायके के लोग, मेरे ससुराल के लोग, इन सबका नाम लेके आज मैं ये शुरू कर रही हूँ, यस। और बहुत अच्छा लग रहा है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र एंड संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, डांगे सर जी, अलका जी, एमपी के फिटनेस क्लासेस के सर, इन सबकी मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सबने मुझे ये अवसर दिया। और एक बताना चाहूंगी कि ये टॉपिक जो आज हमने सिलेक्ट किया है, उसके पीछे रीजन ये है कि कोई चीजें हैं जो हम खुद कर सकते हैं, जिससे किसी की जान बच सकती है। तो अगर ये ज्ञान साइंटिफिक तरीके से या वैज्ञानिक रूप से हमको मिले, तो हम काफी लोगों की जानें बचा सकती है। तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले डांगे सर जी को एक बात बताना चाहूंगी, कि ये जो प्रशिक्षण है वो हम भूलतज्ञ हमेशा ही देते हैं। तो किसी भी जगह अगर आप ऐसे महसूस करते हैं कि हम एक 5 से 10 लोगों को इसमें ट्रेन करके वही लोग आगे जाके आपके आजू बाजू के लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, तो हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हम आके आपको ये ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे ये ट्रेनिंग एक से दूसरे तक स्प्रेड हो। ये सिर्फ डॉक्टरों की करने की चीज नहीं है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक आम नागरिक भी कर सकता है जो डॉक्टर नहीं है या मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है।
इसमें हमारा जो संकल्प है ये है कि किसी भी व्यक्ति का अगर हृदय बंद पड़े या हृदय की गति रुक जाए, तो डॉक्टर आने तक या कोई भी मेडिकल हेल्प आने तक क्या हम उस व्यक्ति को हेल्प कर सकते हैं, क्या हम उसकी जान बचा सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, ये हम कर सकते हैं। अगर बताए गए तरीके से हम वो करें, उसका प्रशिक्षण याद रखें, तो हम ये जरूर कर सकते हैं। तो मैं अभी स्लाइड्स के द्वारा आपको इसकी जानकारी देने की कोशिश करती हूँ, और मेरा जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सबके दिल में जो भी शंकाएं हैं वो प्लीज मुझसे पूछे, क्योंकि इसके बारे में कोई भी संदेह लेके आप घर पे मत जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको पता रहनी चाहिए। थैंक यू मैम। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे इसमें ऐसे लोग हैं कि जिसका बहुत इंटरेस्ट है और ये आपके ट्रेनिंग में जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि थैंक सबको यू। सीखने की इतनी चाह है। मैं हमेशा देखती हूँ कि सब इतने उत्सुक रहते हैं कि लोग क्या नया देंगे, और कागज पेन लेके बैठ के सब करते हैं। तो डेफिनेटली आपके ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए काफी लोग आज ही तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यस। क्या मेरे स्लाइड्स दिख रहे हैं? यस। हाँ, दिख रही थी। ओके। तो आज का जो विषय है वो हम कोशिश करने वाले हैं कि एक मूक दर्शक या सिर्फ दर्शक होने से हम जीवन संरक्षक कैसे बन सकते हैं। और जो ये कोर्स है इसको हम हिंदी या मराठी में जीवन संजीवनी बोलते हैं। जैसे हम सब जानते हैं संजीवनी यानी अमृत, तो ये एक प्रकार का अमृत है जो हम ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसकी दिल की धड़कन रुक गई है या जिसकी जान जा सकती है, उसकी जान बचाने की हम कोशिश करने वाले। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी मृत्यु होती है उसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम कॉज है या कारण है दिल की बीमारियां। दिल की बीमारियों के बारे में हम जो जानते हैं, जो कॉमनली हम शब्द यूज करते हैं, वो है हार्ट अटैक आना या कार्डियक अरेस्ट यानी दिल की धड़कनों का पूरी तरह से रुक जाना। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण पूर्ण कारण है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो हार्ट अटैक आना और दिल की धड़कनें रुक जाना या कार्डियक अरेस्ट, ये दोनों चीजें सेम है क्या, ये पहले जानना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग है। हार्ट अटैक जब आता है तो हृदय की जो धमनी है जिसको हम ब्लड वेसल बोलते हैं उसमें ब्लॉकेज आता है। उसकी वजह से हृदय के किसी भी एक पार्ट को होने वाला जो ब्लड सप्लाई है या रक्त संक्रमण है वो रुक जाता है। उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है वो व्यक्ति हमसे बात करती है, हमको बताती है कि मेरे छाती में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दबाव जैसा महसूस हो रहा है। वो व्यक्ति को पसीना आता है, कभी वो बोलता है मुझे मतली जैसे हो रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, या बहुत एक अनईजी या अनकंफर्टेबल सेंसेशन है। बट वो व्यक्ति हमसे बात करती है और वो व्यक्ति पूरी तरह से शुद्धि में है। ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें कभी कभी व्यक्ति की सांस भी फूल सकती है। अभी ये जो हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो धीरे धीरे बढ़ने वाली है। ऐसे इसमें हमको क्या करना है, वो व्यक्ति को हम अच्छी तरह से समझाए कि आप पैनिक ना हो, हम खुद पैनिक नहीं होना है। उस व्यक्ति को ऐसे कोई भी क्रिया में इन्वॉल्व ना करे जिससे उसके हार्ट पे आने वाला प्रेशर और बढ़ जाए। जैसे कि वो व्यक्ति खुद गाड़ी चला के हॉस्पिटल जाने की कोशिश ना करे, या ऐसे टाइम में हमने लिफ्ट यूज करना है, स्टेयर्स का या जीने का यूज करने का प्रयास ना करे। ऐसे कोई भी चीज या ऐसे कोई भी क्रिया ना करे जिससे दिल की धड़कनें और बढ़े या दिल पे कोई भी प्रेशर आए। ये हो, और इस व्यक्ति को हम जब अस्पताल लेके जाएंगे तब उस व्यक्ति को योग्य तरीके के दवाइयां दी जाती है, या हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी की जाती है, जिससे वो जो ब्लॉकेज है वो निकल जाता है। अभी जो दूसरा टाइप हम देख रहे हैं वो है कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं दिल की धड़कनें रुक जाना। तो एक सिंपल वर्ड में अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे तो हम सबके पास एक मोटर होती है जिससे हमारे घर पे पानी का सप्लाई आता है। तो अगर वो पाइप में ब्लॉक हो गया तो वो पानी का सप्लाई नहीं होगा। तो पाइप में ब्लॉक होना ये हार्ट अटैक है। पर अगर वो मोटर ही बंद पड़ गई, जैसे दिल की अपनी जो मोटर है वही बंद पड़ गई, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। यानी हार्ट का बीट होने का या हार्ट का धड़कन निर्माण करने का जो कार्य है वो पूरी तरह से बंद पड़ गया है। तो ये जो है कार्डियक अरेस्ट वो एकदम झटके से होगा। हमने काफी बार सुना होगा कि बगीचे में कोई घूमने गया और अचानक से अनकॉन्शियस हो गया। हम पेपर में पढ़ते हैं कि कोई जिम में गया है,
जिम में गया, एक्सरसाइज करते करते वो आदमी या वो औरत अचानक से बेहोश हो गई। हम बोलते हैं कोई बुजुर्ग है या कोई आदमी या कोई औरत है, बाथरूम में नहाने चली गई, वहां पे अनकॉन्शियस होके गिर गई। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो कार्डियक अरेस्ट या दिल की धड़कनों को के रुकने की वजह से होती है। तो ये इवेंट बहुत सडन है। जैसे हार्ट अटैक हमने देखा ये धीरे धीरे होता है, वैसे कार्डियक अरेस्ट बहुत झटके से हो जाता है। इसमें वो व्यक्ति पूरी तरह से अनकॉन्शियस रहता है। आप कितनी भी आवाज दो, उसको हिलाने की कोशिश करो, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जैसे हार्ट अटैक जिसको आया है वो व्यक्ति आपको बोल के बताएगा कि मुझे इस तरह से तकलीफ हो रही है, वैसे कार्डियक अरेस्ट या जिसके दिल की धड़कनें पूरी तरह से रुक गई है वो व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा। वो व्यक्ति बेहोश होगा, वो व्यक्ति सांस नहीं ले रहा होगा, उसकी सांसें बिल्कुल बंद होगी और वो किसी तरह की कोई भी गति या कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा। ये जब चिन्ह आप देखते हो तो आपको समझना है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। पेशेंट के दिल की या वो व्यक्ति के दिल की धड़कनें पूरी तरह से रुक गई है। अभी हमारा कार्य शुरू होता है। अगर हम इस समय घबरा गए और हमने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक डॉक्टर ना आए या कोई मुझे और कोई हेल्प मुझे ना मिले, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट समय वेस्ट कर रहे हैं। हमारे हार्ट को और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है हमारा ब्रेन। वो दोनों ऑर्गन्स को एक कंटिन्यूअस तरीके से ब्लड सप्लाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे ब्रेन का कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम सिर्फ 3 मिनट तक जीवित रह सकता है जब उसका ब्लड सप्लाई कम हो। तो इसलिए जब हम ये तरीका सीखने वाले हैं तो ये सिर्फ हार्ट के लिए नहीं है, ये ब्रेन के लिए भी है, हमारे मस्तिष्क के लिए भी है। तो अगर हम गलत गलत तरीके से ये प्रक्रिया करें और हो सकता है शायद दिल की धड़कनें वापस आ भी जाए, पर अगर उस दौरान हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो वो व्यक्ति पूर्व तरीके से काम नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ उसको शायद स्ट्रोक हो सकता है। वो बची हुई अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लेट के बिताएगा, जिसकी वजह से उसका आरोग्य तो बिगड़ेगा ही, उसके फैमिली पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, पैसा या खर्च बहुत ज्यादा होता है ऐसे व्यक्ति पे। वो व्यक्ति कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम ये जो प्रक्रिया सीख रहे हैं वो ना कि बल्कि सिर्फ हृदय के लिए है, पर वो हमारे ब्रेन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज जिस तरीके से हम ये पढ़ेंगे या सीखेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से वो करने की कोशिश करनी है। और इसके बारे में जो भी जानकारी है, जो उसका अल्गोरिदम है या उसकी जो प्रक्रिया है, वो मैं आपके क्लास के साथ शेयर कर दूंगी। तो अगर आपको वो आपके ग्रुप में सर्कुलेट करने हैं तो वो आप कर सकेंगे। तो अभी हमने देखा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट या दिल की धड़कनें पूरी तरह से रुक जाना ये कैसे अलग अलग बातें हैं और ये पहचानना क्यों जरूरी है। तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, यानी केवल संपीड़न सीपीआर। सीपीआर माने कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो सिर्फ छाती पे एकदम सही जगह पे सही तरीके से दबाव देने के कारण हम किसी की जान बचा सकते हैं, जिसको हम सीपीआर या कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन या संपीड़न क्रिया बोलते हैं। तो इस क्रिया के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसे आप ये चार्ट देख सकते हैं, सीपीआर या छाती पे दबाव देना ये हमको इमीडिएटली शुरू करना है। जैसे ही हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया है या हमको कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस होता हुआ दिख रहा है, तो हमको ये प्रक्रिया इमीडिएटली शुरू करनी है। जैसे आप देख सकते हो, केवल 1 या 3 मिनट की देरी उसका जीवित रहने का चांस कितना कम कर रही है। पहले ग्राफ में आप देख सकते हो, बड़ा वाला ग्राफ है जिसमें 35% लिखा हुआ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, व्यक्ति की जीवित होने की या पूर्ववत होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो रही है। इसीलिए जो सीपीआर की प्रक्रिया है वो हमको इमीडिएटली शुरू करनी है। ये बात हम सबने याद रखनी है। अभी हम जब ये सीपीआर या छाती पे योग्य तरीके से दबाव देने की जो प्रक्रिया है वो करेंगे, इसकी 3 अहम कड़ियां हैं। तो वो कड़ियां क्या है? सबसे पहले तो पहचानिए कि वो व्यक्ति का हृदय पूरी तरह से बंद पड़ गया है। वो हम कैसे पहचानने वाले हैं? हमने जैसे देखा, पहली बात, हम उस व्यक्ति से बात करेंगे, उसको हिलाएंगे तो भी वो व्यक्ति हमसे बात नहीं करेगा, किसी भी तरीके से वो हमको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मतलब वो व्यक्ति पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुका है। ये एक बात है।
ये जैसे ही आपने देखा कि वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भी मूवमेंट या हलचल नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो गया है। अब हमको क्या करना है, हमको लोगों को हेल्प के लिए बुलाना है, क्योंकि ये छाती पे दाब देने की जो प्रक्रिया है वो आप अकेले बहुत देर तक नहीं कर पाएंगे। तो आपको और लोगों की या डॉक्टर्स की या मेडिकल सर्विसेज की हेल्प लगने वाली है। तो अगर आपके आजू बाजू में कोई लोग हैं तो उनको मदद के लिए बुलाइए, और अगर कोई नहीं है तो 108 ये नंबर आज हमको अपने दिमाग में पूरी तरह से फिट करना है। 108 ये नंबर पे हमको कॉल करना है। ये इमरजेंसी नंबर है, जहां पे आप कॉल करेंगे तो आपको तत्काल हेल्प मिलेगी, और आप व्यक्ति की जान बचा सकोगे। तो जैसे अब हमने पहली कड़ी देखी कि हमको पहचानना है कि वो व्यक्ति का दिल का उसको कार्डियक अरेस्ट हो चुका है और हमने मदद के लिए बुलाया है। अभी दूसरी कड़ी क्या है, जब तक कोई अपने मदद के लिए ना आए तब तक हमको छाती पे दाब देना, जिसको हम चेस्ट कंप्रेशन या संपीड़न बोलते हैं, वो हमको शुरू करना है। ये है दूसरी कड़ी। और तीसरी कड़ी ये है, जैसे ही हमको कोई भी मदद अवेलेबल हो, हमको वो पेशेंट को अस्पताल ट्रांसफर करना है। तो आज ये 3 बातें हमको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करनी है। एक तो पहचानिए कि वो व्यक्ति का दिल पूरी तरह से बंद पड़ गया है, किसी को मदद के लिए बुलाइए, 108 को कॉल कीजिए, छाती पे दबाव देना शुरू करिए और वो व्यक्ति को अस्पताल में ट्रांसफर कीजिए। हो सकता है आपके पास कोई और इमरजेंसी नंबर हो, जैसे आपके बाजू वाले हॉस्पिटल का नंबर आपके पास हो, अगर वो भी नंबर आप डायल करेंगे तो भी चलेगा। पर 108 ये ऐसा नंबर है जिस आपने काफी सारे एम्बुलेंसेस देखी होंगी जिसपे 108 लिखा हुआ रहता है, उनको कार्डियक एम्बुलेंसेस बोलते हैं। वो एम्बुलेंसेस में दिल का दौरा बंद पड़ने पर जो भी दवाइयाँ लगती है या जो भी उपकरण लगते हैं, जैसे हम डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, वो सब उसमें उपस्थित होते हैं। तो आप 108 को कॉल कर सकते हैं। अभी जो हम ये प्रक्रिया करने वाले हैं उसके कोई स्टेप्स हैं। तो सबसे पहली स्टेप क्या है कि आप उस व्यक्ति को किसी सेफ जगह पे लेके जाइए। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब जगह पे पेशेंट का को कार्डियक अरेस्ट या उसकी दिल की गति का थम जाना हो सकता है। वो जगह कौन कौन सी है? अगर कहीं पे आग लगी है, रेलवे के पटरी पे कोई गिर गया है, किसी को तार का इलेक्ट्रिसिटी के तार का झटका लग के वो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया है, किसी का रोड के बिल्कुल सेंटर पे एक्सीडेंट हुआ है, वो व्यक्ति वहां पे अनकॉन्शियस है, तो ये जगहें सेफ नहीं है। तो आपको आपकी सुरक्षितता की भी चिंता करनी है, तभी आप जाके किसी की मदद कर सकोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो व्यक्ति को किसी सुरक्षित जगह पे लेके जाए। अगर वो व्यक्ति रास्ते के बीचों बीच गिरा है तो उसको एक साइड लेके जाए। अगर कहीं उसके आजू बाजू में आग लगी है तो उसके बाजू को उसको उससे दूर लेके जाए। अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग के वो अनकॉन्शियस हुआ है तो ऐसे इसमें आपको जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का काम देखते हैं, ऐसे लोगों की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। हो सकता है आपको फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़े, हो सकता है आपको पुलिस को बुलाना पड़े जहां पे बहुत भीड़ है और आपको वो व्यक्ति को अलग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये सारे लोगों की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी और वो व्यक्ति को आप एक सेफ जगह पे लेके जाए। वो व्यक्ति को अभी एक हार्ड सरफेस पे रखे, ना कि उसको किसी सॉफ्ट गद्दे पे रखे या ना किसी उसको सॉफ्ट सरफेस पे रखे, ये बहुत जरूरी है। तो एक तो उसको सुरक्षित जगह पे लेके जाए, उसको हार्ड सरफेस पे सुलाए। अभी क्या करना है, उस व्यक्ति के दोनों कंधे को हमको टैप करना है और उसको जोर से बोलना है, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? क्या आप मुझे सुन सकते हो? आप ठीक हो? ये जोर से आपको उनको बोलना है, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्तियों को सुनने की भी प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत सॉफ्ट आवाज में उनसे बात करेंगे तो हो सकता है उनको वो सुनाई ना दे। अभी दोनों शोल्डर्स पे क्यों टैप करना है? क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति को एक साइड में पैरालिसिस का अटैक आ चुका है, तो अगर आप वो साइड उसको टच करेंगे तो उसको महसूस नहीं होगा। इसीलिए जब आप उसको थपथपा रहे हैं तो दोनों साइड के कंधे को आप उसको थपथपाइए और उससे बात कीजिए, उसको पूछिए कि आप ठीक हो, आप मुझे सुन सकते हो, और देखिए क्या वो व्यक्ति आपको रिस्पॉन्ड करता है। अगर वो व्यक्ति आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो आपको किसी को मदद के लिए बुलाना है, क्योंकि आप
अभी चेस्ट कंप्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, वो आप अकेले नहीं कर पाओगे बहुत देर तक। तो आप आइदर 108 को कॉल कीजिए या आपके आजू बाजू में जो लोग हैं आप उनको आवाज दे के बुलाइए। अगर आप अकेले हो और आपको 108 को कॉल करना है तो आप कैसे कर सकते हो? तो 108 डायल करके स्पीकर पे लगा के मोबाइल उसके बाजू में रखिए और वो लोगों के आने की या वो कॉल लगने की या उनसे कांटेक्ट होने की राह बिना देखे हुए आपको चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना है। तो सबसे अहम बात यह है, जैसे ही आपको पता चले कि उस व्यक्ति का दिल धड़कना पूरी तरह से बंद पड़ गया है, आपको चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना है और किसी को मदद के लिए बुलाना है। तो अभी आप जब किसी को फोन करते हैं, जैसे 108 को आपने फोन किया या किसी इमरजेंसी नंबर पे आपने फोन किया, तो उनको क्या बताना है आपको, वो जानकारी भी जरूरी है। आप बताइए कि आप कौन सी जगह पे हो, क्योंकि उनको पता रहना चाहिए उनकी हेल्प कहाँ पे पहुंचनी है। फिर आप बताइए उस व्यक्ति के बारे में, जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई 50 साल के मरीज है या 50 साल का आदमी है जो यहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया है और वो बिल्कुल सांस नहीं ले रहा है, किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। मैं सीपीआर शुरू कर रही हूँ, मैं चेस्ट कंप्रेशन देना शुरू कर रही हूँ, मुझे कार्डियक एम्बुलेंस की जरूरत है। इतनी सारी जानकारी आपको उनको देनी है, क्योंकि तब वो उस तैयारी से आएंगे। क्योंकि अगर कोई बच्चा इस स्थिति में है तो उसको लगने वाली दवाइयां अलग है, कोई बुजुर्ग इस स्थिति में है तो उसको लगने वाली दवाइयां अलग है, तो वो उस तैयारी से आपके पास पहुंचेंगे। आपको ये भी बताना है कि कितने लोग विक्टिम है, मतलब क्या, अगर आग लगी है और आपके सामने आप देख रहे हैं 4 से 5 लोग अनकॉन्शियस है, तो आपको वो नंबर बताना भी जरूरी है। तो उतनी सारी दवाइयां, उतने सारे उपकरण वो लोग आते वक्त लेके आएंगे। तो वो परिस्थिति बिल्कुल क्लियरली उनसे कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है और उनसे पूछिए अभी ऐसी परिस्थिति है, क्या मैं चेस्ट कंप्रेशन शुरू करूं? अगर आपको वो रिस्पॉन्स मिलने में देर लग रही है या उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, ऐसे टाइम पे समय बिना वेस्ट किए आप चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपका डॉक्टर होना या किसी भी मेडिकल फील्ड से जुड़े रहना जरूरी नहीं है, एक आम आदमी भी ये प्रक्रिया कर सकता है। तो अभी हम छाती पे दबाव जो देने वाले हैं वो कहाँ देना है? तो आप सब फील कर सकते हैं, अपने छाती के बीचों बीच एक हड्डी है। आप हाथ लगा के खुद के छाती को देख सकते हैं। भी आप देख सकते हैं कि छाती के बीचों बीच हमारे एक हड्डी है, उसका जो निचला हिस्सा है वो है छाती का बिल्कुल सेंटर। वो सेंटर पे आपको, अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ से कि हाथ कैसे रखना है। तो अपने एक हाथ की उंगलियों में दूसरे हाथ की उंगलियां ऐसे फंस जाएगी, इस तरह से आपको हाथ करना है। आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो नीचे वाला हाथ है उसकी जो एड़ी है, इसको हम बोलते हैं हाथ की एड़ी, वो हाथ की एड़ी उस छाती के बीचों बीच आपको रखनी है, ना कि पूरा हाथ ऐसे सपाट या प्लेन ऐसा हाथ नहीं रखना है। ये उंगलियां जो है एक दूसरे में फंसी हुई रहेंगी और नीचे वाले हाथ का जो एड़ी वाला पार्ट है वो अपने छाती के सेंटर में, बिल्कुल जैसे आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे पार्ट दिखाया है, ये जो हाथ की हड्डी है बीच में, उसके निचले वाले हिस्से में आपको इस तरह से हाथ रखना है और छाती को दाब देना शुरू करना है। इस चित्र में भी ये आप देख सकते हैं कहाँ पे आपको दबाव देना है, छाती के बीचों बीच। अभी छाती के बीचों बीच क्यों दबाव देना है, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, हम तो बोलते हैं अपना जो दिल है वो लेफ्ट साइड को रहता है, तो हम बीचों बीच क्यों दबा रहे हैं? तो हार्ट का सबसे मेजर या बड़ा पोर्शन जो है वो छाती के बीचों बीच ही रहता है, बहुत कम पोर्शन है जो छाती के लेफ्ट साइड में रहता है। और अगर आप ऐसे इमेजिन करें कि एक अपना जो हृदय है वो एक पॉलीथीन बैग के जैसे है जिसमें पानी भरा हुआ है, अगर आप दो सॉफ्ट सरफेसेस के बीच में वो पॉलीथीन बैग दबाने की कोशिश करते हो तो उतना दबाव नहीं आएगा। अगर दो हार्ड सरफेस आप रखते हो, उसके बीच में वो बैग है और अब आप दबाने की कोशिश करोगे तो वो दबाव ज्यादा पड़ता है। तो जब हम छाती के बीचों बीच दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे छाती के सामने वाली हड्डी है और पीछे अपनी स्पाइन है, तो दो हार्ड सरफेस के बीच में अपने हार्ट को कंप्रेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से हार्ट का जो कंप्रेशन का फंक्शन है जो हम अब आर्टिफिशियली हम कर रहे हैं वो हार्ट के लिए, क्योंकि वो हार्ट बंद पड़ चुका है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा।
तो ये जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जब भी हमको छाती पे दबाव देना है, वो लेफ्ट साइड को नहीं देना है, वो छाती के बीचों बीच देना है, जो छाती की हमारी सेंटर वाली हड्डी है उसके निचले हिस्से में देना है। ये बात हमको याद रखनी है। और हाथ कैसे रहना चाहिए? दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई रहने चाहिए, और हाथ के निचले हिस्से में, जिसको एडी बोलते हैं, उस पार्ट से हमको छाती के बीचों बीच दबाव देना है। ठीक है। अभी हम जब दबाव दे रहे हैं तो जैसे ये चित्र में आप देख सकते हो, आपकी जो हथेली या कोहनी बोलते हैं, रिस्ट, वो आपका एल्बो और आपका कंधा, ये सब एक लाइन में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दबाव दे रहे तब आपके हाथ ऐसे मुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहे जब आप छाती पे दबाव दे रहे हैं, और फिर आपको वो छाती पे दबाव देना है। इसका वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तब हम ये फिर से डिस्कस करेंगे। ये चित्र सिर्फ याद रखें, आपकी पोजीशन बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। आपके शरीर का पूरा भार जो है, वो जो विक्टिम है या जो मरीज है, उसके शरीर पे पड़ना चाहिए, ना कि आप वो व्यक्ति से दूर रहे, ना कि आप वो व्यक्ति के शरीर के बिल्कुल उस पार जाके दबाव दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपकी बॉडी या आपका शरीर उस व्यक्ति के बॉडी के बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए, और आपको आपका जो एल्बो है उसमें हाथ मोड़ना नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। जब आप ये दबाव दे रहे हो तब आपको नंबर्स काउंट करने हैं। नंबर क्यों काउंट करने हैं? ताकि आपको पता चले आपका स्पीड ज्यादा है या आपका स्पीड कम है। ये आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा। जैसे हम दाब दे रहे हैं या दबाव दे रहे हैं तो हमको बोलना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे हमको 30 नंबर तक बोलना है। 30 नंबर पूरे हो जाएंगे तो हम फिर से 1 से 30 बोलना शुरू करेंगे और छाती पे दबाव देना कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमको कब तक करना है? जब तक या कि वो मरीज पूरी तरह से होश में नहीं आया है, या कोई डॉक्टर आके अभी वो काम करने के लिए रेडी है, तब आप रुक सकते हैं, या कोई एम्बुलेंस आई है उनको लेके जाने के लिए, तब आप रुक सकते हैं। पर जब तक आपको कोई भी हेल्प अवेलेबल नहीं है या जब तक वो व्यक्ति अनकॉन्शियस है, आपको ये प्रक्रिया शुरू रखनी है। सो 1 से 30 तक गिनती करनी है, उसके बाद फिर से 1 से 30, फिर से 1 से 30, फिर से 1 से 30, ऐसे आपको कंटिन्यूअसली वो शुरू रखना है। इसीलिए किसी की मदद क्या होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आप ज्यादा देर नहीं कर पाओगे, आप थक जाओगे। और अगर आपने ये प्रक्रिया इफेक्टिवली नहीं की, अगर बहुत कम ताकत से आप कर रहे हैं, तो उसका फायदा नहीं होगा। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगी। तो जैसे अभी हमने इस चित्र में देखा कि आपको आपका हाथ बिल्कुल सीधा रखना है, आपके शरीर का भार उस व्यक्ति के शरीर पे होना चाहिए। आपको 1 से 30 गिनती करनी है, 30 होने के बाद हम फिर से 1 से शुरू करेंगे। ये प्रक्रिया हमको करनी है जब तक वो व्यक्ति होश में ना आए। तो अभी हमको ऐसे होता है कि हम एक बार देख ले कि वो व्यक्ति सांस ले रहा है क्या, मैं फिर से उसको आवाज देके देखती हूँ कि वो जग गया है क्या। तो ये हम कब करेंगे? जब 1 से 30 ये हम 5 बार करेंगे। उसी के बाद आप देख सकते हैं, फिर से उसको बुला के देखिए कि वो जग रहा है, उसमें कोई रिस्पॉन्स है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 से 30 ये 2 बार किया फिर मुझे अचानक से लगने लगा कि मैं एक बार देख लेती हूँ कि वो व्यक्ति जग गया है क्या या वो रिस्पॉन्स दे रहा है क्या। इससे क्या हो रहा है, अगर ये आप बार बार चेक करोगे तो ये छाती पे दबाव देने की जो प्रक्रिया है उसमें बार बार इंटरप्शन हो रहा है या उसमें बार बार रुकावट आ रही है। तो बिना रुकावट के और सही तरीके से ये करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप किसी की जान बचा सकोगे। आपने 1 मिनट कर लिया, फिर आप रुक गए, फिर आपने देखा कि वो व्यक्ति जगा हुआ है कि नहीं, इससे क्या हो रहा है, उसमें रुकावट आ रही है। वो रुकावट हमारी कितनी भी इच्छा हुई कि एक बार मैं उसको आवाज देके देखती हूँ, तो हमने वो नहीं करना है। 1 से 30 बार जो हम गिनती कर रहे हैं वो हमको 5 बार करना ही है, और उसी के बाद वो व्यक्ति का रिस्पॉन्स आप चेक करें। जैसे अभी आप इस चित्र में देख सकते हैं, वो व्यक्ति ने आप अपनी उंगलियां जो दोनों हाथों की है वो एक दूसरे में अटकाई है। निचला जो हाथ का हिस्सा है वो छाती के एकदम बीच में है, और हाथ उसका बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं भी मुड़ा हुआ नहीं है, और उसके शरीर का वजन वो रुग्ण या वो विक्टिम के ऊपर है। अभी इसमें हमको क्या याद रखना है? अभी हम जब छाती पे दबा रहे हैं तो कितना दाब दे,
तो 5 सेंटीमीटर तक हमको वो छाती को दबाना है। तो अभी इतना एक्यूरेटली तो हम तब मेजर नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अपना छाती का जो डायमीटर है या अपनी छाती की चौड़ाई जितनी भी है, उसका 1/3 हिस्सा दबना चाहिए। उतना तो भी होना चाहिए, उतना दबाव हमने देना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर तक हमको छाती को दबाना है और कम से कम 1 मिनट में 100 से 120 बार हमको छाती पे दबाना है। ये रेट हमको याद रखना है। अगर आप लिखना चाहे तो प्लीज लिख लीजिए। हमारा जो रेट है छाती दबाने का वो होना चाहिए 100 to 120 टाइम्स अ मिनट। 1 मिनट में 100 से 120 बार हमको छाती को दबाना है। अभी जैसे हम छाती दबाएंगे तो ये भी जरूरी है कि वो छाती को ऊपर आने को भी हम अलाउ करें। अभी ये क्यों जरूरी है? जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, हमने अभी बात की कि हृदय को एक पॉलिथीन बैग की तरह अगर हम पकड़ेंगे तो आपने वो पॉलिथीन बैग को पूरी तरह से दबा के रखा है और आप वो पॉलिथीन बैग को भरना चाहते हैं। आपने नल खोला है, वो पॉलिथीन की बैग वो नल को अटैच की है और आपने उसको दबा के रखा है, तो वो पॉलिथीन की बैग भरना मुश्किल है क्योंकि उसमें कोई कैपेसिटी ही नहीं है भरने की। तो आप जब हृदय को या छाती को दबाते हैं उतना ही जरूरी है कि उसको ऊपर आने को भी अलाउ कीजिए। तभी जो हमारे शरीर में जो ब्लड है या रक्त है वो हार्ट में चला जाएगा और जब आप नेक्स्ट टाइम फिर से दबाओगे तो वो जो ब्लड है वो सब ऑर्गन्स की तरफ स्प्रेड होगा या फैलेगा। तो हार्ट का भरना बहुत जरूरी है। हार्ट कब भरेगा? जब आप उसको छाती को ऊपर आने की भी अनुमति देंगे। सिर्फ छाती को अगर आप दबा के रखोगे तो हार्ट में ब्लड आएगा ही नहीं। तो आप कितना भी दबाओ, वो हृदय या वो हार्ट बाकी के जो ऑर्गन्स है, बाकी के जो महत्वपूर्ण अवयव है, उसको रक्ताभिसरण नहीं कर पाएगा। तो ये याद रखना है। अभी अभी तक जो हमने देखा, छाती के बीचों बीच दबाना है, उंगलियां आपस में फंसनी चाहिए, अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जो छाती दबानी है वो 5 सेंटीमीटर तक दबानी है। रेट होना चाहिए 100 से 120 पर मिनट। 100 से 120 बार हमको छाती पे दबाना है। दबाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही छाती को ऊपर आना भी जरूरी है। जब छाती ऊपर आ रही है तब आपको छाती पर से हाथ हटाना नहीं है। आपका हाथ छाती पे ही रहेगा, बस उस समय आप दबाव मत दीजिए। दबाना है और धीरे से छाती को ऊपर आने देना है, तभी वो हार्ट में रक्त आएगा और आप जब फिर से दबाओगे तो वो रक्त फिर बाकी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उनकी तरफ फैलेगा। और जैसे हमने देखा, किसी भी कारण चेस्ट कंप्रेशन रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए आपको मदद मिलना बहुत जरूरी है। मैं ये जानती हूँ और ये हमने महसूस भी किया है कि हम थक जाते हैं। ये प्रक्रिया को इतनी ज्यादा ताकत लगती है, हम तब टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो ये बहुत लंबी देर तक इफेक्टिवली करना अपने लिए बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए लोगों को मदद के लिए बुलाइए, 108 नंबर पे कॉल कीजिए। तो अभी जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं वो ये है, हाथ की जगह कहाँ पे होनी चाहिए? छाती के मध्य पे होनी चाहिए। हाथ की मुद्रा कैसे होनी चाहिए? उंगलियां आपस में फंसी हुई और हथेली की जो एड़ी है उससे हम दबाव देने वाले हैं। कितना दबाव देना है? छाती 5 से 6 सेंटीमीटर तक दबनी चाहिए। दबाव की गति क्या होनी चाहिए? 100 से 120 दबाव पर मिनट। 1 मिनट में 100 से 120 बार हमको ये प्रक्रिया करनी है। जब वो व्यक्ति अगर होश में आ गया, इस पोजीशन में वो व्यक्ति को रखना है, जिसको हम बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। तो आप देख सकते हो वो व्यक्ति एक साइड पे लेटा हुआ है, उसने एक साइड करवट ली हुई है और उसका जो निचला हाथ है वो उसके साइड के बाजू में है और ऊपर वाला हाथ है वो सिर के नीचे है। उसका ऊपर वाला जो पैर है वो हमने फ्लेक्स किया है या मुड़ा हुआ है और निचले वाला जो पैर है वो बिल्कुल सीधा है। इसको हम बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। ये स्थिति देना क्यों जरूरी है? अगर वो व्यक्ति होश में आ गया पर इतना भी ज्यादा होश में नहीं है कि वो समझ सके कुछ, तो अपने मुंह में टंग रहती है, जिह्वा रहती है, तो उस समय पे वो जिह्वा पीछे गिर के फिर से उसका जो श्वास नलिका है वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है या वो बंद पड़ सकती है। जैसे हम देखते हैं कि नींद में काफी सारे लोग खर्राटे लेते हैं और अचानक से हड़बड़ी से जग जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो जिह्वा है वो पिछले तरफ गिर जाती है और हमारी जो श्वास नलिका है उस पे वो ऑब्स्ट्रक्शन करती है या कोई रुकावट होती है सांस लेने में या छोड़ने में। वैसे ही वो ये व्यक्ति के बारे में हो सकता है।
और अगर ये हो गया, वो व्यक्ति अच्छे से सांस नहीं ले पाया, तो हो सकता है जो इतनी मेहनत से हमने दिल की धड़कनें शुरू की है वो फिर से बंद पड़ जाए। तो ये ना हो, इसलिए जो पेशेंट कॉन्शियस हो गया है उसको ये रिकवरी या लैटरल पोजीशन या एक करवट पे सुलाने की जरूर कोशिश करें। अभी हमने देखा ये जो प्रक्रिया है छाती पे दाब देने की, वो कब तक करनी है? जब तक आपको कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिलती है, डॉक्टर्स की टीम आ जाती है या एम्बुलेंस आ जाती है, तब तक आपको ये करना है। या फिर आपके साथ आपके और भी साथीदार है जो आपको मदद करने के लिए तैयार है, तो जब आप थक जाएंगे आप बोलिए कि अब आप ये प्रक्रिया कीजिए, मैं थक गया हूं, तब कोई और ये शुरू कर सकता है। या वो व्यक्ति पूरी तरह से होश में आ गया है, अभी वो उस व्यक्ति को इस ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है, तब आप रुक सकते हैं। या फिर जहां पे आप ये सीपीआर दे रहे हो या चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो, वहीं पे एक असुरक्षित वातावरण तैयार हो गया है, जैसे वहीं पे आग लग गई है, वहां पे कोई बिल्डिंग गिर गई है जहां पे आपका रुकना सुरक्षित नहीं है, ऐसे समय पे आप ये प्रक्रिया रोक सकते हो। केवल इन्हीं कंडीशंस में आपको छाती पे दबाव देने की प्रक्रिया को रोकना है। अदरवाइज आपको ये प्रक्रिया बिल्कुल ही नहीं रोकनी है, नहीं तो हमने जितने प्रयत्न किए हैं वो वेस्ट जा सकते हैं। अभी ये वीडियो मैंने खुद बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि छाती पे दबाव कैसे देना है। तो जैसे अभी आपने देखा, मेरी हाथों की पोजीशन आपने देखी होंगी कि दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थी। निचले हाथ की जो एड़ी थी वो छाती के बिल्कुल मध्य भाग में, या जो हमने बोला कि छाती की जो बीच की हड्डी है उसके निचले हिस्से में थी। कहीं भी मेरा हाथ मुड़ नहीं रहा था जब मैं छाती पे दबाव दे रही थी। मैंने 130 तक काउंट किया और उसके बाद फिर से मैंने 1 से शुरुआत की। ऐसे हमको 5 बार करना है जब तक, और उसके बाद ही हम वो पेशेंट का या वो विक्टिम का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। तो मैं फिर से ये वीडियो प्ले करती हूँ, आप प्लीज मेरे हाथ की पोजीशन देखिए और किस तरीके से मैं छाती पे दबाव दे रही हूँ वो देखने की आप कोशिश कीजिए। तो ये जो तरीका हमने सिखाया दिखाया है, उसमें अपने मन से कोई भी मॉडिफिकेशन ना करें। ये इसी तरीके से होना चाहिए, तभी हम दिल की धड़कनें जो बंद पड़ गई है उसको फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर हम थक जाएंगे तो किसी और को बोलिए कि जैसे मैं अभी तक कर रहा था या जैसे मैं अभी तक कर रही थी आप कीजिए, मैं थोड़ी देर आराम करके मैं फिर से ये प्रक्रिया शुरू करूंगा। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है जिसको हम बोल सकते हैं सुप्रसाद। ये एक तरीके का अच्छा प्रसाद ही है जो हम किसी को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर ये वर्ड या ये शब्द भी याद रखेंगे तो आपको काफी सारी जानकारी आपके जहन में आ जाएगी। तो सुप्रसाद में सु है सुरक्षित स्थान, उस व्यक्ति को हमको सुरक्षित स्थान पे लेके जाना है। प्र यानी देखिए कि वो व्यक्ति कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो व्यक्ति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो किसी को साथ दीजिए, किसी को बुलाइए आपकी मदद के लिए और इमीडिएटली छाती पे दाब देना शुरू कीजिए। तो ये सुप्रसाद जो शब्द है वो आप आपके दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, और एक नंबर हमको याद करना है वो है 108।
108 को हमको एम्बुलेंस को फोन करके बुलाना है। तो आज ये 2 शब्द भी अगर हम याद रखेंगे और ये प्रक्रिया अपने दिमाग में फिट करेंगे, तो आप ये समझ लो कि आप अभी तैयार हो रहे हैं किसी की जान बचाने के लिए। अभी हमने देखा हार्ट अटैक और हृदय बंद पड़ने की क्रिया। क्या हमने कभी सोचा है कि एक ब्रेन अटैक नाम की भी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक? तो इसके बारे में जानकारी होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ये चीज किसी इंसान में होती है तो 1 घंटे के अंदर वो पहचानना, वो व्यक्ति को अस्पताल लेके जाना और उसकी ट्रीटमेंट शुरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उसका ब्रेन पूरी तरह से डैमेज ना हो। तो किसी भी व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है या ब्रेन का अटैक हुआ है, ये हम कैसे समझेंगे? तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, एक तरफ से उस व्यक्ति का मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसके हाथ में वीकनेस आ जाती है। आप अगर वो बोलता है आपको कि मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ, या मेरा जब आप देख सकते हैं कि खाना खाते वक्त या चाय पीते वक्त मुंह के एक साइड से वो लीक होना शुरू होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, उसको निग्लेक्ट ना करें। पहले अच्छे से खाना खाने वाले कोई व्यक्ति है, अचानक से बोले मैं चाय पीता हूँ या पानी पीता हूँ, तो एक साइड से वो ट्रिकल होता है, वो बाहर आने लगता है, मैं अच्छे से खाना खा नहीं सकता हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। या मैं हाथ पहले जैसे उठा नहीं पा रहा हूँ, मुझे कमजोरी लगती है। या स्पीच, यानी बात करने में वो स्लर्ड स्पीच, वो बिल्कुल अस्पष्ट तरीके से बात करता है। तो ये अगर आप किसी व्यक्ति में ऑब्जर्व करते हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है, जिसको हम ब्रेन अटैक बोलते हैं। तो ऐसे समय क्या करना है? आपको वो व्यक्ति को अस्पताल लेके जाना है। तो इसीलिए हमको ये भी पता रहना जरूरी है कि अपने आजू बाजू में कौन से हॉस्पिटल्स है जहाँ पे ब्रेन का सीटी स्कैन होता है, जहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ पे ऐसे डॉक्टर उपलब्ध है जो ब्रेन का इलाज करते हैं। ऐसे अस्पतालों का नंबर अपने पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे दिल का दौरा पड़ना, कार्डियक अरेस्ट होना यानी दिल की धड़कन रुक जाना, ये बहुत ही ज्यादा जानलेवा स्थिति है। वैसे ही स्ट्रोक में वो व्यक्ति का ब्रेन अगर पूरी तरह से डैमेज हो गया तो व्यक्ति पूर्व तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए भी हमको प्रयत्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हमने ये जो सीखा, उसमें से जो मैसेज हम लेना चाहते वो ये है कि ये जो जानकारी आज हमें मिली है, ये हमें तो सीखनी ही है, पर हमारे घर वाले या हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं, इनको ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भगवान ना करे अगर ये सिचुएशन हम पे आ गई, तो हमारे आजू बाजू में ऐसे ट्रेन लोग रहने चाहिए जिनको पता है कि जान बचाने के लिए क्या करना पड़ता है। वो सिर्फ राह देखते बैठे हैं या रो रहे हैं या पैनिक हो रहे हैं, इससे वो व्यक्ति को कोई भी लाभ नहीं होने वाला। तो ये हम खुद सीखे, हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं उनको भी ये ट्रेनिंग लेने के लिए प्रवृत्त करें। इमरजेंसी नंबर्स जो है वो हॉल में, अपने घर में किसी एक पेपर पे लिख के वो चिपका के रखे। अपने मोबाइल में वो होके कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे मोबाइल को पासवर्ड रहता है, हो सकता है उसी समय अपना मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। तो ये सारे नंबर्स, जैसे नंबर है 108, आपके बाजू में जो अस्पताल है उसका नंबर, या जो डॉक्टर आपके फैमिली डॉक्टर है जो आपके इमीडिएटली बाजू में अवेलेबल है उनके नंबर, ये पूरे नंबर्स, या जहाँ पे सीटी स्कैन होता है ऐसे अस्पताल का नंबर, ये सब नंबर लिख के आपके हॉल में किसी वॉल पे चिपका के रखिए। जैसे अपने घर पे हम शो पीसेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारा घर अच्छे से सजाते हैं, तो ये भी एक तरह से हमारा घर सजाना ही है। तो ये कागज अपने घर में कहीं तो भी किसी भी वॉल पे चिपका हुआ रहना बहुत जरूरी है। अभी जैसे एक दवाई के बारे में सिर्फ मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे दिल का दौरा पड़ता है, छाती में दर्द हो रहा है, पसीना हो रहा है, कुछ अनईजी सेंसेशन हो रहा है, तो एक डिस्प्रिन करके जो टैबलेट है, एस्पिरिन नहीं, एस्पिरिन अलग है, डिस्प्रिन अलग है। डिस्प्रिन यानी जो पानी में बहुत अच्छे से डिजोल्व होती है, जैसे इनो में हम पानी डालते हैं तो इमीडिएटली घुल जाता है और हम इमीडिएटली गटक जाते हैं उसको, बिल्कुल उसी तरीके से डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम की जो टैबलेट है, वो आप जैसे ही पानी में डालोगे वो घुल जाएगी। तो अगर किसी भी मरीज को या किसी भी इंसान को, व्यक्ति को ऐसी कोई चिन्ह है, जैसे छाती में दर्द होना, पसीना आना, मतली जैसे होना, या जिनको पता है कि मैं हार्ट पेशेंट हूं और मुझे अभी ये तकलीफ हो रही है, तो ऐसे समय में ये डिस्प्रिन की 3 टैबलेट्स पानी में डिजोल्व करके आप ले सकते हैं। ये क्यों लेना है? क्योंकि अगर आपके हार्ट की कोई भी वेसल है जो छोटी हो गई है
या उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया है, तो वो टेम्पररीली थोड़ी देर के लिए वो तकलीफ कम होने में ये टैबलेट आपको मदद करेगी। तो ये 3 टैबलेट का एक सेट बनाइए आप आपके घर पे। और जो कॉमन चीजें हैं जहाँ पे सबको एक्सेस है, तो ऐसे कौन सी जगह होती है हमारे घर में? भगवान का मंदिर है, उसके बाजू में ये 3 टैबलेट का पैकेट आप रख दीजिए। या बाथरूम में, कभी कभी बाथरूम में ये तकलीफ होना शुरू हो जाता है, तो बाथरूम में, या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आपके फैमिली का हर इंसान रोज उसी जगह पे होता ही है, ऐसे 3 या 4 सेट बना के ये टैबलेट्स के आप रख दीजिए, ताकि जब भी आपको तकलीफ हो आप ये टैबलेट ले सकते हैं। 3 टैबलेट डिस्प्रिन की, एस्पिरिन की नहीं, डिस्प्रिन की 325 मिलीग्राम की आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने मेरे तरीके से जितनी जानकारी मैं ऑनलाइन दे सकती हूँ उतनी कोशिश की। ये प्रशिक्षण हम ऑफलाइन देते हैं, हम एक्चुअल उन लोगों के पास जाते हैं, उनको ये करने को हम प्रवृत्त करते हैं, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअली ये सब कैसे करना है। पर ऑनलाइन जितना मेरे कैपेसिटी से मैंने पूरी कोशिश की कि इसकी जानकारी मैं आपको दूं। और मैं डांगे सर से ये बोलना चाहूंगी कि ये पूरा पीपीटी या ये पूरी जानकारी जो भी है मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगी, तो वो आप सब लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। और जितना हो सकता है लोगों को बोलिए ये प्रशिक्षण ले। 1 या 2 चीजें मुझे सिर्फ बोलनी है कि लोग डरते हैं कहीं मैंने अगर ये सही तरीके से नहीं किया, कोई व्यक्ति मर गई तो पुलिस मुझे आके पकड़ के लेके जाएगी क्या? तो प्लीज डरिए मत। जीवन संजीवनी देना ये एक बहुत पुण्य का काम है। ये लीगली बताया गया है कि अगर रास्ते पे, घर पे कोई आदमी दिल की धड़कन रुकने की वजह से बेहोश हो गया है और इस समय आपने जाके मदद करने की कोशिश की, आपने जाके सीपीआर या चेस्ट कंप्रेशन करने की कोशिश की, वो व्यक्ति बच गया या वो व्यक्ति नहीं बचा है, तब भी आपको, आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो ये मत सोचिए तब कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मुझे क्या करना है, मैं क्यों करूं ये, मैं क्यों इस झंझट में पड़ूं। बस ये उस समय ये सोचिए, अगर ये इंसान मैं होता, अगर ये इंसान कोई मेरे फैमिली मेंबर होता, तो मेरी इच्छा क्या रहती कि कोई आके, जब तक डॉक्टर आ रहे हैं, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरे फैमिली मेंबर की मदद करे। वो जो आदमी गिरा हुआ है वो भी किसी का फैमिली मेंबर है। और बिलीव करो कि अगर आप इसी तरीके से और इमीडिएटली ये प्रक्रिया शुरू करेंगे तो वो इंसान की बचने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हम न्यूज़पेपर में आजकल पढ़ रहे हैं कि किसी शादी में ऐसा इंसिडेंस हुआ, किसी ने जाके सीपीआर दिया और वो व्यक्ति के प्राण बच गए। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी सीपीआर सीख रहे हैं अपने दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए, कि अगर उनको कुछ हुआ तो मैं उनकी मदद कर सकूं। तो एटलीस्ट अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए ये जो प्रक्रिया है वो अच्छी तरीके से सीखे, उसका प्रशिक्षण ले। उसके बारे में आपके जो भी डाउट्स है वो आज आप मुझे पूछ सकते हैं। ओमर और हम मैं फिर से थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये चांस दिया और आप इतना पेशेंस रख के आप सबने ये बात सुनी। मैं आप ओमर सबकी हम बहुत आभारी हूँ। आपके मन में कोई शंका है तो आप प्लीज मुझे पूछिए। आप सबसे स्क्रीन पहले स्क्रीन हटा लीजिए। सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि ये सर्टिफाइड कोर्स होता है या ऐसे ही करना होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सर्टिफिकेशन भी मिलता है अगर आपकी कोई संस्था शिवानी है। मैडम पहले स्क्रीन को हटा लीजिए प्लीज। अच्छा। यस। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, ये प्रक्रिया करने के लिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट होने की जरूरत नहीं है। कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने जीवन संजीवनी की प्रक्रिया की है या आपने किसी के छाती पे दाब देके उसको बचाने की कोशिश की है, तो आप अपना सर्टिफिकेट हमें दिखाइए। आपको सर्टिफिकेट जरूर मिल सकता है अगर जैसे आपके क्लासेस है, योगा क्लासेस है, आपकी संस्था है, तो आप अगर भूल तज्ञ की जो संस्था रहती है जिसको हम आईए से बोलते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसिया, यहाँ पे काम करने वाले सभी भूलतज्ञ या सभी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ये ट्रेनिंग थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूसली देते रहते हैं। अगर आपने उनको अप्रोच किया, आपने बोला आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारे संस्था में आइए, आप ये ट्रेनिंग दीजिए, और अगर हो सके तो हमको आप एक सर्टिफिकेट दीजिए कि इन लोगों ने इसका प्रशिक्षण लिया है, तो आपको बहुत ही कम चार्जेस में, बहुत ही कम चार्जेस में ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। पर ये प्रक्रिया करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। जैसे डॉक्टर को प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट लगता है,
या किसी इंजीनियर को कुछ काम करने के लिए उसकी डिग्री का सर्टिफिकेट लगता है, वैसे ये सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में आप किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, ओ मरहम। पर इसका सर्टिफिकेट मिल सकता है। शिवानी जी, आपने जो बताया भाई, जब व्यक्ति को होश आ जाए उसको रेस्ट की पोजीशन में, तो उसमें लेफ्ट करवट या राइट करवट कुछ ऐसा हाँ, जरूरी? नहीं, आप किसी भी करवट पे उसको सुला सकते हैं। अगर उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और आप देख सकते हो उसको राइट साइड पे बहुत इंजुरीज है, बहुत लगा है उसको, तो आप लेफ्ट साइड में लेटा दीजिए। वैसे ही अगर लेफ्ट साइड में आपको लगता है उसको फ्रैक्चर है, वहां से खून बह रहा है, तो आप उसको राइट साइड में सुला सकते हैं, पर इसको कोई रूल नहीं है। जी। जो जो साइड आपको सेफ लगती है उस समय, वो जगह पे, उस साइड में आप करवट उसको लेके सुला सकते हैं। ओ मरहम। कोमल जी, तो मैं चाहूंगा आप एक गीत भी हमें सुनाइए, 2 मिनट। गीत तो हम आपका आखिरी में हम गीत सुनना चाहेंगे। पहले हम जिज्ञासा समाधान ले लेते हैं। हम गीत जी। के लिए अलग से 5 मिनट का या 2 मिनट का टाइम आखिरी में लेना चाहेंगे। कोमल जी। जय जिनेन्द्र मैम, जय डॉक्टर जनाब, जय जय जय। जगन्नाथ। सुंदर, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी। और मुझे ये जानना था कि जैसे हम किसी को हार्ट अटैक आया हुआ और उसकी बाईपास हुई हुई हो, या उसका और भी एक होता है ना, एंजियो एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी। वो हुई हुई हो, तो इस मतलब उसमें फिर हम अगर फिर वापस दोबारा से हार्ट अटैक आए तो हम वो कर सकते हैं क्या, वो हाँ, प्रक्रिया? जी बिल्कुल कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी हुई है या बाईपास हुआ है, उसके बाद अगर वो व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट होता है, जी। इसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे। ये हार्ट अटैक नहीं है, हमने देखा हार्ट अटैक अलग है। जी। हार्ट अटैक में हम छाती पे दबाव नहीं देते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक में वो व्यक्ति पूरी तरह से शुद्धि में है, वो हमसे बात कर रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट जब होता है, कार्डियक अरेस्ट या दिल की धड़कनें पूरी तरह से बंद पड़ना, वो मोटर ही बंद पड़ गई है अभी, तो जी। उस समय पे वो मोटर का काम हम कर रहे हैं, उसके लिए हम छाती पे दाब दे रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं, वो अलग है। हार्ट अटैक जब होता है, तब वो व्यक्ति को हम कुछ दवाइयां देते हैं या वो व्यक्ति को अस्पताल लेके जाते हैं, वो व्यक्ति पूरी तरह से शुद्धि में रहता है, वो हमसे बात करता है, वो बोलता है मुझे छाती में दर्द हो रहा है। और जो दूसरी प्रक्रिया या जो दूसरा अहम मुद्दा हमने देखा, वो है कार्डियक अरेस्ट। ये दो शब्द आज हमको याद रखने हैं। कार्डियक अरेस्ट यानी दिल की धड़कन पूरी तरह से धड़कना ही रुक गया है। जी। हार्ट अटैक आने वाले व्यक्ति का हार्ट धड़कता रहता है, जी। उसके वेसल में या उसके ब्लड वेसल में या उसकी जो रक्तवाहिनी है उसमें ब्लॉक हुआ है, पर उसका हार्ट धड़क रहा है, वो जी। हो गया हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट यानी वो मोटर का फंक्शन ही बंद पड़ गया है, सब एकदम बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, कुछ नहीं हो रहा है वहां पे, जी। वो हो गया कार्डियक अरेस्ट। तो जी। अगर किसी व्यक्ति, कोई हार्ट पेशेंट है, उसका बाईपास हुआ है या एंजियोप्लास्टी हुई है और उसके बाद उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जैसे उसका दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, ऐसे टाइम पे हम सीपीआर दे सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। अशोक जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जय जिनेन्द्र, जय बहुत ही जगन्नाथ। अच्छी जानकारी। और थैंक यू। कई बार इमरजेंसी यूज में अपन को ही डॉक्टर बनना पड़ता है, और कुछ जानकारी और सीखा हुआ होता तो अपन व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। उसमें आपने एक डिस्प्रिन गोली का नाम लिया था और 3 सेट बोला था, मतलब 3 गोली लेनी है, या उसमें 3 टाइप की दवाई आती है? नहीं, सेम टाइप की डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम की 3 गोलियां आपको एक साथ लेनी है। और मैं सेट के बारे में इसलिए बोल रही थी कि आप घर पे अलग अलग जगहों पे ये 3 गोलियों का सेट रख दीजिए, ताकि कहीं कभी किसी इंसान को बाथरूम में ये तकलीफ होना शुरू हो जाती है, इतना भी समय नहीं मिलता है कई बार कि वो दरवाजा खोल के बाहर आके वो गोली तक पहुंचे, तो वो इमीडिएटली बाथरूम में भी वो गोलियां ले सकते हैं। कॉमनली जहां से सामान ज्यादा इधर उधर हिलता नहीं है, जैसे भगवान का अपना मंदिर होता है, उधर का सामान हम ज्यादा इधर उधर नहीं करते, वहां पे आप रख दीजिए। बाथरूम में रख दीजिए, जहां पे आप सोते हैं उसके बाजू में रख दीजिए, तकिए के नीचे रख दीजिए, ऐसे कोई 3-4 जगह पे। और ये जहां पे आपने वो रखा है, वो आपके घर वालों को भी पता होना चाहिए, ताकि ताकि उनको भी पता चले कि ऐसे समय पर वो गोलियां कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ रखी हुई है। तो ये जो पूरा ज्ञान आज मैम हमको लिया आपने है ना। हाँ, बोलिए प्लीज। मैम आपने बताया जैसे बाथरूम, मतलब बाथरूम में एक वो ठंडे पानी से स्नान करने के कारण ठंडी में भी कभी कभार हो सकता है?
मुझे आपका सवाल जैसे नहीं समझ। 100 से ठंडा पानी डाल देवे और उसके हिसाब से बीपी होता। अ, मुझे नहीं। अशोक जी, आपका प्रश्न नहीं समझा, क्या बोलना है? जैसे अपन बाथरूम में हार्ट अटैक आता तो उसका एक कारण मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठंडे पानी से शॉवर से अपन नहाए तो अपने उसमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। पर किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अगर वो व्यक्ति को चेस्ट पेन शुरू हो गया है कहीं भी, तो ये गोलियां आप ले सकते हैं। ओमर हम गांधी जी बहुत तो सुबह ही ठंडे पानी से नहाते थे 4 बजे। हाँ, तो उनको हार्ट लाइफ अटैक टाइम, नहीं। लाइफ टाइम, हाँ। और और ये डिस्प्रिन जो डिस्प्रिन गोली है वो अपने हार्ट अटैक, कार्डियो अटैक और ब्रेन स्ट्रोक तीनों में काम आएगी कि दो में काम आएगी? नहीं, ये सिर्फ हार्ट अटैक में काम आएगी। मतलब जो हम बोलते हैं ना, दिल कार्डियो। का दौरा पड़ना, छाती में दर्द होना। कार्डियक अरेस्ट में नहीं। कार्डियक अरेस्ट जिनको होता है वो तो होश में ही नहीं रहते, तो वो गोली खाली लेने का मतलब पंपिंग। सवाल ही नहीं है। अशोक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, कोमल जी आपको, और या जो सूरत के हैं, हम भी ये काम शुरू किया है महावीर इंटरनेशनल के अंदर। और हमारे पास ये किट है, ये किट है, दिख रही है आपको? ये छोटी सी किट है, और ये किट में ये सब अवेलेबल है। तो जब चाहे आपको ये सब किट हम अवेलेबल कर सकते हैं। और ये ट्रेनिंग भी सूरत में हो रही है। तो अगर इंटरेस्ट हो तो जब हम करेंगे तो आपको भी इन्वॉल्व करेंगे। और मैडम भी यस। बताएंगे कि ऑनलाइन कब लेंगे। ये कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है मिनिमम? आ, ये जो है आज हमने जो सीखा है वो 2 घंटे से लेके आ, आपका आपके पार्टिसिपेट करने वाले लोग कितने हैं इस पे ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर आप 30 या 40 लोगों का आपका ग्रुप है, तो 1 से 2 घंटे में ये ट्रेनिंग हो सकती है, जिसमें हम आपको ये करके दिखाने को बोलते हैं। आपको ये खुद करना पड़ता है। ये कोई थ्योरी का लेक्चर नहीं है या कोई भाषण नहीं है। यहाँ पे आपको आके ये खुद प्रैक्टिस करना है। और जब तक आप खुद ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए मैं डांगे सर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये प्रशिक्षण अरेंज कीजिए आपके क्लास के लिए, ताकि सब लोग वो एक्चुअली वहां पे कर सके। अगर मैं कभी आपके शहर में आऊंगी, तो मैं खुद आपको फोन करके बोलूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये प्रशिक्षण आपको दूं बिल्कुल जब भी बिल्कुल। मेरा आना होगा। मैडम, हमारे ये क्लास में तो हैदराबाद, दिल्ली, कहाँ सूरत, कहाँ कहाँ से बहुत जगह से लोग हैं। तो हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं हो सकती ना ये? मैं दे सकती हूँ ऑनलाइन, पर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ है नहीं। जो हम्म। मैनिकिन जिस पे मैं आपको दिखा रही थी, या जहाँ पे वो वीडियो रिकॉर्ड किया है, राइट, उसको राइट। बोलते हैं मैनिकिन। जो जैसे आपने डॉल जैसा देखा होगा एक रखा हाँ, हुआ, हाँ, देखा। वो आपके पास रहना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि दबाव कैसे देना है। अभी तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन सर के साथ शेयर करूंगी, तो वो वीडियो देख के राइट, आपको पता चल जाएगा राइट, राइट, कि राइट। कैसे ठीक। करना है। पर जब तक आप खुद नहीं करोगे, वो अनुभव आपको नहीं जी। मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ओमर हम बढ़िया बढ़िया। संगीता जी। संगीता जी जवाहर, हाँ जवाहर मैडम, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। मैम, नमस्ते। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हार्ट पेशेंट है या कार्डियोलिस्ट है? ऐसा ऐसे हमारे को तो हाँ, रोज तो नॉर्मल सांस का तो हमें समझ ही नहीं है। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि कार्डियक अरेस्ट यानी दिल की धड़कनें रुक जाना, ये हम कैसे पहचानते हैं कि वो व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश है। आप कुछ भी कीजिए, आप उनसे चिल्ला के बात कीजिए, आप उनको हिलाने की कोशिश कीजिए, वो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। और हम पेट की या छाती की मूवमेंट तो देख सकते हैं ना किसी इंसान की, तो वो बिल्कुल बंद है, वो सांस नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब है वो व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट यानी उसके दिल की धड़कनें रुक गई है। जायो। और हार्ट अटैक आने वाले जो व्यक्ति है, वो होश में रहते हैं। अब सीधे। आपने देखा होगा कि लोग खुद होके बोलते हैं, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे छाती के लेफ्ट साइड में दुख रहा है, मेरे हाथ में दुख रहा है। कोई बोलते हैं मेरे जबड़े में दर्द हो रहा है, अरे मुझे वो मतली जैसा हो रहा है, उनको पसीना आता है। तो इतना भी अगर हम याद रखेंगे, हार्ट अटैक आने वाला जो व्यक्ति है वो होश में रहेगा, वो आपसे बात करेगा। जिसके दिल की धड़कनें पूरी तरह से रुक गई है, वो व्यक्ति अनकॉन्शियस होगा। और ऐसे ही व्यक्ति को हमको छाती पे दाब देने का उपचार करना है। ओमर हम थैंक चंदू यू जी मैम, दुगड़। नाइस इन्फॉर्मेशन। चंदू जी। जयजिंद जयजिंदन सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक की। तो मैं थैंक ये यू। पूछी थी, 3 गोली का सेट आता है क्या डिस्प्रिन वाला? नहीं, सेट नहीं आता है, वो हमको बनाना है। वो तीन हमको गोली का हमारे लिए सेट, बना के रखना है। मतलब 3 गोली का ना, 3 जगह पे? हाँ, हाँ।
ओके। डिस्प्रिन, एस्पिरिन। अगर आप मेडिकल एस्पिरिन। स्टोर में जाओगे तो वो पूछेगा आपको एस्पिरिन देना है क्या, तो उनको बोलना है नहीं हमको डिस्प्रिन चाहिए। ठीक है, कंटेंट दोनों का सेम ही है, पर फर्क क्या है, ये बहुत जल्दी पानी में घुल जाती है, आप फटाक से लोगे तो उसका एक्शन शुरू हो जाएगा। जी। तो एस्पिरिन मत लेना। मतलब प्रदीप एस्पिरिन है घर पे तो वो अच्छी दवा है, उसके बारे में कुछ नहीं है, पर प्रदीप ऐसे जैन। कंडीशन में डिस्प्रिन लेना है हमको। ओके, थैंक यू। प्रदीप भाई। हाँ हाँ जयेंद्र, जय। मुझे ये पूछना था, जैसा अभी अपन जो ये सीपीआर दे रहे हैं, तो ये कौन से साइड नेम का देना है, जैसे बीच में देना है या सेंटर में, साइड में, ये पूछना था। सेंटर। और सेंटर में। हाँ, सेंटर में। अच्छा, और एक छाती के पूछना था, बीचों जैसा अभी बीच आपने जो, पहले वीडियो देखिएगा, पूरे बताया कहाँ पे देना है, मैंने हाँ अच्छी तरह से बताया, छाती के बीचों सेंटर में। बीच। और एक पूछना था, जैसा अभी जो श्वास की प्रक्रिया है, तो कुछ लोग मुंह से भी श्वास देना पड़ता है, तो वो कैसा क्या है, अपने मुंह से भी श्वास देते पहले हैं? पहले जो आपने एकदम सही बोला है, पहले जो गाइडलाइंस थे या पहले जो सिखाया जाता था वो ऐसे था कि 30 बार छाती पे दबाव देने के बाद आप 2 बार मुंह से सांस दीजिए। पर इंडिया में, भारत में लोगों को डर रहता है कि कहीं ये व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है कि वो इन्फेक्शन मुझे हो जाए, या एक सामाजिक संकोच है कि मुंह से हम किसी को सांस देना जो अजनबी है, जो हमसे रिलेटेड नहीं है, उसमें एक संकोच होता है। और बहुत अच्छे तरीके से या इफेक्टिवली वो करना बहुत मुश्किल है। और ये सब करने में ना बहुत टाइम वेस्ट होता था। लोग सोचते थे मैं करूं कि नहीं करूं, ये मेरे पहचान का नहीं है, ये हाइजीनिक है क्या, मुझे कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा। तो छाती पे दबाव देने की जो प्रक्रिया है उसमें लगने वाला टाइम इसमें बहुत ज्यादा वेस्ट होने लगा। इसीलिए अभी ऐसा साइंटिफिक स्टडी के बाद ऐसा जाना गया है कि अगर हम सिर्फ छाती पे दबाव देने की प्रक्रिया भी अगर अच्छी तरीके से करेंगे तो व्यक्ति के बचने की संभावना है बहुत ज्यादा है। और अपने शरीर में जो ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है वो उस टाइम के लिए सफिशिएंट है। जब आप छाती पे दबाव दे रहे हो तो जो अपने हार्ट का जो खून है वो पूरे बॉडी में फैल रहा है, और तभी उसमें जो ऑक्सीजन है वो भी पूरे बॉडी में फैल रहा है, और वो ऑक्सीजन तब तक के लिए अपने लिए काफी है। तो फिर से उसको सांस देना, उसमें वो टाइम वेस्ट करना वो जरूरी नहीं है। तो अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही याद रखना है कि छाती के जो अपने बीच की हड्डी है उसके निचले हिस्से में या छाती के बिल्कुल सेंटर में हमको जो तरीका दिखाया गया है उसी तरीके से कंटिन्यूअस, बिना थके, बिना हारे, बिना उसको बीच में रुकावट लाए, कंटिन्यूअसली हमको चेस्ट कंप्रेशन देना है 100 से 120 बार 1 मिनट में। 5 सेंटीमीटर तक छाती दबनी चाहिए और ऊपर भी आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? उससे पहले हम चाहेंगे 2 मिनट हम एक कोई गीत गुनगुनाए। तो फुटाने सवानी जी। फुटाने सर, फुटाने सर को कुछ बात करने लगा, फुटाने सर, काशीनाथ राव, यस, और उसके बाद में गीत। बिल्कुल फुटाने सर बोलिए। अनम्यूट कीजिए सर, उनको अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। दिया दिया। हाँ, सबको मेरा जय गुरु। और जय श्री। मैं आज सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरी बहू है, मैं कभी भी उनसे बात कर सकता। आज मैं proud, मेरे पिताजी राष्ट्र संत तुकडोजी जी का काम करते थे, मैं भी कुछ कर रहा, मेरा भतीजा भी कर रहा। आज सावनी ने अपना अपना तो सब देखते, बड़े डॉक्टर है वो, लेकिन समाज के लिए भी कुछ वक्त निकालने की भावना रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यस और यस। आज मुझे बहुत बड़ी डांगे सर, आनंदमल सर, अलका जी, बहुत खुशी हुई कि जो हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा हमारी बहू चला रही है। गुरु जी महाराज ने कहा है कि टुकड़ा कहे ऐसा अमर पद प्राप्त हो संसार में, छोड़े नहीं घर बार पर हो मस्त गुरु चरणार में। यानी अपना घर बार संभाल के भी समाज के लिए करने की जो भावना है, आज डॉक्टर सावनी ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया। मेरी शुभकामना तो उसके साथ है, लेकिन मेरी बहू हमारे घर की परंपरा चला रही, इस बात की बहुत खुशी हो रही है, प्राउड हो रही है। और डांगे सर, आनंद सर के माध्यम से उसे ये मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं खुशी और बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि ये हमारी परंपरा सावनी भी चला रही है। बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। ओम। थैंक यू काका, थैंक यू सर सो पहले आभार कर लेता, फिर गीत लेंगे। बढ़िया। मच। जी बोलिए तो आगे सर। हाँ, पहले तो मैं डॉक्टर सावनी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ताली बजा के उनका हम आभार व्यक्त करेंगे।
तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा ही बहुत पहले ही एक सेशन होने वाला था, सावनी का कुछ वजह से वो रह गया, और आज बहुत अच्छा मौका आ गया वर्ल्ड हेल्थ डे के निमित्त में। आज का जो विषय था बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें परमार्थ भी में है, किसकी जान बचाना ये बहुत पुण्य का काम है। और हमारे छोटे से ज्ञान से अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ, एक थोड़ा सा भी ज्ञान हमें प्राप्त हो गया और दूसरों को काम आता, तो ये बहुत बड़ी पुण्य आपके लिए होगा। और सावनी जी, डॉक्टर सावनी ने जो बताया कि इतना टू दी पॉइंट था, इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी एक सामान्य लेवल को सामान्य व्यक्ति को समझे, इसी तरह से उन्होंने बताया, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन किया। और जो एक टेक्निकल टर्म थे वो भी सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बताया। मुझे बहुत खुशी हो गई कि आज डॉक्टर सावनी ने हमारे त्रिवेणी संगम में बहुत अच्छा मार्गदर्शन करा, और ऐसा ही मार्गदर्शन आगे भी निश्चित रूप से मिलेगा। इसके पहले डॉक्टर समीर ने भी बहुत सुंदर मार्गदर्शन हमको किया था, उनका भी एक आधा सेशन बीच में निश्चित रूप से रखेंगे। और डॉक्टर सावनी का भी आगे आगे अलग अनेक विषयों पे उनका मार्गदर्शन हो सकता है। तो मैं तहे दिल से पुनश्च राजू डांगे आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी ही सेवा आपकी आगे भी निश्चित रूप से मिलेंगी। डॉक्टर सावनी, थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। ये आपने आज और जो ये इतने स्क्रीन पे नहीं, फेसबुक लाइव भी ये सेशन शुरू है, और यूट्यूब भी हमारे सर यूट्यूब भेजते हैं, तो सबके इधर जाने वाला है। ये आपका व्याख्यान दूर दूर तक लोगों को जो स्क्रीन पे नहीं उनको भी काम में आने वाला है। बहुत थैंक यू सो मच। तो कुछ गीत की पंक्तियां अभी हम लेंगे, उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। संत ज्ञानेश्वर जी का एक मराठी अभंग है, वो मैं गाना चाहूंगी। एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं इतना हिंदी कभी बोलती नहीं हूँ। तो अभी मराठी गाना गाऊंगी तो मुझे थोड़ा लगेगा कि हुश हो गया अभी मैं मराठी। मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, फुले बेचिता बहरू कळियासी आला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, इवले से रोप लावियले द्वारी, इवले से रोप लावियले द्वारी, तयाचा वेलू गेला गगनावरी, तयाचा वेलू गेला गगनावरी, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आवाज, बहुत सुंदर, खूप सुंदर। आणि मॅक्झिमम लोकांना मराठी समजते देवानी. हे सगळे अलकाजीचा मैका तर इथला महाराष्ट्राचा आहे, त्यामुळे त्यांना तर कळतेच. नागपूर ये गीत जो गाया वो बहुत सुंदर है, और मराठी जो गाते हैं उनका सबका प्रिय है, क्योंकि मोगरा फूल ही बहुत सुंदर है। और मराठी में जो गीत गाया उसका मैं हिंदी में शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि ये जो मोगरा फूल है वो छोटा सा, इतना सा रोप, इतना सा अपने दरवाजे पे लगाया और फिर वो आसमान में पहुंचा है। शॉर्ट में इतना ही कहना है कि भाई वो इतना सा आसमान तक भी पहुंच सकता है, और वो मोगरा है, और वो ऐसा फैल जाता है, और उसके फूल जब गिरते तो इतना सुंदर रूप लगता है वो, कि बस उसको देखे तो आंखें एकदम, मतलब जो भावना प्रकृति से जुड़ा है वो मोगरा फूल से बहुत जुड़ा हुआ रहता है, उसको बहुत प्रिय फूल है। थैंक यू फॉर सच ए नाइस वंडरफुल पोएम, वेरी नाइस, बहुत अच्छा गीत। और अलका जी उन्होंने शास्त्रीय और तरह से गाया इन्फॉर्मेशन तो है, बहुत अच्छी थी। कराओके टाइप कोशिश नहीं है, करेंगे नहीं तो हमारा कराओके पूरा उठा ग्रुप के तैयार पटक हो लेता। जाए, और उनको भी बोलेंगे मॉडल ले आना, अपना अपना मॉडल ले आएंगे, हमारे लोग उत्साही है,
कोशिश करेंगे, अगर लाएंगे मैं तो अ, हम मैं लोग मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि ऐसे तरीके के मॉडल्स की अगर आपको जरूरत है तो मैं अमरावती तक वो पहुंचा सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं काका जी से कांटेक्ट करती हूँ, और अगर हमारी विजिट हो गई अमरावती को तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं मेरे साथ वो लेके आऊं। अभी हाँ मुझे निश्चित। एक और कारण मिल गया है अमरावती को आने या वेलकम वेलकम। का। और अरेंज करेंगे ना, बिल्कुल हमारे पास बड़ा ग्रुप है, नो प्रॉब्लम। और तो मैं वेलकम। ये मैनिकिन या जो मॉडल आप बोल रहे हो वो मैं लेके आने की कोशिश करूंगी मेरे साथ। यस यस और यस। अमरावती के प्रति मेरी एक ये गिफ्ट रहेगी, बिल्कुल जिसके लिए बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी, तो मैं लेके आऊंगी। बहुत और अच्छा रहेगा हमारे लिए। बहुत डांगे सर धन्यवाद। के तो इतने कांटेक्ट है, वो चाहे जितना बड़ा प्रोग्राम आपका कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लेंगे लेंगे। बहुत पुण्य का काम है, बहुत अच्छा काम है। और हमें अच्छे रेडी ट्रेनर मिल गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर बहुत ही शानदार तरीके से हमने बहुत सी बातें, बहुत ही उपयोगी बातें जानी, और सबके लिए जरूरी है ये बातें जानना, ये ट्रेनिंग लेना। तो हम चाहेंगे नागपुर में भी, अमरावती आप अगर आते हो तो अमरावती से नागपुर ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। तो जरूर उसी हिसाब से जरूर प्लान आएंगे। बनाइए ताकि आप नागपुर में भी हम संपर्क करें। हमारा यहाँ यस जो यस। सेंटर है पिछले 14 साल से निरंतर चल रहा है, योगा मेडिटेशन का सेंटर। डेली क्लास होती है, 365 दिन चलती है हमारी क्लास ऑफलाइन। तो हम अपने सेंटर में इस तरह की ट्रेनिंग, पहले से प्लान हो तो हम पूरे लोग भाई बहनों को बुला के उनकी ट्रेनिंग वहाँ दी जा सकती है। तो जरूर आप जरूर प्लान बनाइए इसका। जरूर जरूर। समापन चले की ओर चले, चलेंगे। बिल्कुल थैंक बहुत अच्छा। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विशेष रूप से सवानी मैडम, आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन किया। पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अशोक जी थैंक यू। स्लोगन बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। जय सभी जय। साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज। एक एक घंटा घंटा हर रोज। एक रोज। फिटनेस का डोज। एक एक घंटा घंटा हर एक हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज। एक एक घंटा हर एक घंटा रोज। हर रोज। घंटा। ओम अरहम। ओम ओके, थैंक यू। शांति। गुड डे टू बहुत बहुत एवरीवन। धन्यवाद। साउनी, थैंक यू अगेन। चलो मिलते कल। हाँ। यू। थैंक